एग्जाम को रह गए हैं अब कुछ ही दिन, लेकिन अभी भी बहुत सारे बच्चे यही सोच रहे हैं कि अब इस लास्ट एक दो दिन में हम ऐसा क्या पढ़े कि जिससे कि हम अपने एग्जाम में खास करके बायोलॉजी में 95 प्लस लेकर के आ जाए। प्यारे बच्चों, आपके ये सारे कंफ्यूजन, आपके इन्हीं सब डर को दूर करने के लिए मैं आप सभी के लिए एक छोटी सी वीडियो बना रही हूँ। और इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको आपकी पूरी बायोलॉजी में 16 चैप्टर है और इन 16 चैप्टर के आपके हर चैप्टर वाइज आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताने वाली हूँ। आप अपने एग्जाम जाने से पहले एक बार इन सारे टॉपिक को जरूर देख करके जाइए, क्योंकि आपके एग्जाम में यहीं से ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आप अपने 2026 के पेपर में जरूर देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपके टाइम को ध्यान में रख करके, आपके आगे आपके एग्जाम को ध्यान में रख करके मैं आज आपको बताने वाली हूँ बायोलॉजी के सभी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आप अपने एग्जाम में जाने से पहले जरूर पढ़ लीजिए। आपके बायोलॉजी में पूरे 16 चैप्टर है और 16 चैप्टर में सबसे पहला चैप्टर आ जाता है आपका किसका? ये जो चैप्टर है आपका है जीवों में जनन का। पहला चैप्टर है और पहला चैप्टर स्टार्ट होते ही आपको पता है कि यहाँ पर जनन और जनन के प्रकार इस चैप्टर में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इस चैप्टर से आपको पढ़ना क्या है मैं आपको बता दूं। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, आप 1 घंटे में पूरा चैप्टर खत्म कर सकते हो, कि आधे घंटे में भी पढ़ सकते हो। इसमें इंपॉर्टेंट है कि आप एक बार अलैंगिक जनन देख लीजिए और अलैंगिक जनन के जितने भी प्रकार है ना, कि इसमें आपका द्विखंडन, विखंडन, आपका पुनरुद्भवन, खासकर कायिक प्रवर्धन, यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा आप इसमें यहाँ पर अंतर आता है मध्य चक्र, रज चक्र में क्या अंतर होता है, मोनोकॉर्पिक और पॉलीकॉर्पिक। मोनोकॉर्पिक यानी कि जो पेड़ पौधे अपने जीवन काल में एक बार पुष्प देते हैं, और पॉलीकॉर्पिक जो बार बार पुष्प देते हैं। तो ये जो टॉपिक है आप जरूर ये पढ़ करके जाइए, यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा। ठीक है, ये आपका बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, आसानी से कवर हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरा चैप्टर, इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि आपका यहाँ पर है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। इस चैप्टर से आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने, और बहुत ही इजी टॉपिक है, आप 1 घंटे में इन टॉपिक को भी तैयार कर सकते हो अगर आप अच्छे से पढ़ोगे। यहाँ पर सबसे पहले ही आपका आ जाता है कि पुष्प में कि लघु बीजाणु जनन की क्रिया कैसे होती है, कैसे पुष्प के नर भाग में लघु बीजाणु बनते हैं और लघु बीजाणु से पराग कण का निर्माण कैसे होता है, या फिर पराग कण की संरचना। और साथ ही साथ गुरु बीजाणु यानी कि मादा संरचना से गुरु बीजाणु का निर्माण कैसे होगा, और उस गुरु बीजाणु से कैसे भ्रूणकोष बनता है, 7 सेल आस जो स्ट्रक्चर वाली संरचना है वो कैसे बनेगी, ये जरूर देख लीजिए, या इन दोनों में अंतर आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा परागण और इसके प्रकार है ना, परागण और परागण के प्रकार जरूर पढ़ लीजिए। किस तरीके से पुष्पीय पादपों में जो परागकण होते हैं वो वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। आपका स्वपरागण यानी स्वयुग्मन होता है, सजात पुष्पीय परागण होगा, पर परागण, इनमें से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी के साथ द्विनिषेचन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि किस तरीके से द्विनिषेचन की क्रिया होती है, आपको सचित्र समझाने के लिए कई बार बोला जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आप पराग कोष के अनुप्रस्थ काट तो आपका यहाँ पर आ जाएगा, ये तो मैंने आपको डायग्राम वाले क्वेश्चंस में भी बताया है। ठीक है, इसके अलावा देखो इस चैप्टर में बीज क्या है, बीज के प्रकार, फल क्या है, फल के प्रकार, और यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक तो असंग जनन और बहुर्भ्रूणता। ये छोटी छोटी डेफिनेशन है, आपकी 10-15 मिनट में वैसी ही आपको कवर हो जाएगी। तो ये जो इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैंने आपको बता दिए हैं, इन्हें जरूर देखिए जब आप अपना 2026 में एग्जाम देने जा रहे हो। अब बात करते हैं आपके तीसरे चैप्टर की। तीसरा चैप्टर आप सभी का ये रहा, क्या है? मानव जनन का चैप्टर है, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर में आता है, और यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका पूरे 5-5 नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे नर जनन तंत्र की संरचना, या फिर नर जनन तंत्र, या तो मादा जनन तंत्र पूछ लिया जाएगा, ठीक है, या फिर आपके शुक्र जनन की क्रिया पूछ ली जाएगी, या फिर अंड जनन, अंडाणु का निर्माण कैसे होता है, या फिर आपको इन दोनों में अंतर पूछ लिया जाएगा, और या फिर इसमें आपका क्या है, शुक्राणु की संरचना है ना, शुक्र जनन से शुक्राणु की संरचना पूछ ली जा सकती है। आर्तव चक्र में खासकर याद रखना कि ऑब्जेक्टिव में आपका इस चैप्टर से हार्मोन्स बेस्ड काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, किस हार्मोन से कौन सी क्रिया होती है ना, प्रसव की क्रिया के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, आपके नर हार्मोन्स के कौन कौन से नाम है, या प्रसव क्रिया के लिए कौन सा हार्मोन्स है। तो हार्मोन्स बेस्ड क्वेश्चन सबसे ज्यादा यहाँ से पूछे जाते हैं।
इसके अलावा यहाँ पर प्रथम स्तनीय क्या होता है, कोलेस्ट्रम क्या होता है, आपको सभी को पता है कि मादा में प्रसव क्रिया के पश्चात प्रथम 6 माह तक निकलने वाला गाढ़ा पीला दूध जिसमें बहुत सारी क्या है प्रतिरोधक क्षमता होती है, उसको ही प्रथम स्तनीय यानी कि कोलेस्ट्रम कहते हैं। तो ये देखिए आप इस चैप्टर से ये सारे बहुत ही इजी है, सारे के सारे टॉपिक आपके, मुझे लगता है कि अगर बहुत अच्छे से बच्चा तैयारी कर रहा है तो ये भी 1-1.5 घंटे का ही आपका, मतलब एक दिन में ना आप पूरी बायोलॉजी खत्म कर सकते हो अगर आप ये सारे एक दिन में ही, जितने मैं आज आपको 16 चैप्टर के टॉपिक बताऊंगी, अगर आप वो पढ़ते हो ना एक दिन में आपका पूरा बायोलॉजी कवर हो जाएगा। लेकिन वही है कि आपकी मेहनत, एक दिन बैठो 2 दिन बैठो, लेकिन ये सारे टॉपिक पढ़ करके जाइए अपने एग्जाम के लिए, ठीक है। अब इसी तरीके से चौथा चैप्टर आपका आ जाता है। चौथा चैप्टर कौन सा है भाई, चौथे चैप्टर में आपका है जनन स्वास्थ्य एवं क्या जनन स्वास्थ्य है। इस चैप्टर से अगर बात करें तो यहाँ से आपका गर्भ निरोधक उपाय है ना, ये तो है ही है। इसके अलावा देखो उल्ब वेदन है ना, एक परीक्षण होता है जिससे हम भ्रूण के अनुवांशिक विकार का पता भ्रूणी अवस्था में ही लगा सकते हैं। गर्भ निरोधक उपाय में जिससे हम गर्भ धारण से बच सकते हैं, इसमें आपके गोलियां आ जाती है, रोध आ जाते, कुछ प्राकृतिक विधियां होती है, खासकर इसमें अंतः गर्भाशय युक्ति के बारे में पूछा जाएगा। शल्य क्रिया, शुक्रवाही उच्छेदन क्या होता है, अंडवाहिनी उच्छेदन क्या होता है, ये जरूर देख लीजिए। एमटीपी का क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कई बार यही पूछ लिया जाता है। एमटीपी क्या है, जब क्या होती है दंपति की स्व इच्छा से ही गर्भपात कराया जाता है, यानी संगर्भता का चिकित्सा समापन। इसकी सुरक्षित अवधि क्या होती है, किस परिस्थिति में इसको कराने की अनुमति दी जाती है, तो ये आपको पढ़ लेना है। और एक यहाँ पर आपका यौन संचारित रोग भी इंपॉर्टेंट है ना, कौन से आपके बैक्टीरिया जनित है, कौन से वायरस जनित है, ठीक है, प्रोटोजोआ जनित कौन से है, तो ये जरूर पढ़ लीजिए। इनके बचाव के उपाय क्या है, इनके कारण क्या है, लक्षण क्या है, ये जरूर देख लीजिए। और ये आपका क्या है, बंध्यता, इनफर्टिलिटी। तो इनफर्टिलिटी में आपके जैसे आपका ZIFT की फुल फॉर्म, ठीक है, ZIFT या पात्रे निषेचन या फिर आपका टेस्ट ट्यूब बेबी, यहाँ से काफी बार आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। टेस्ट ट्यूब बेबी का क्वेश्चन आपको काफी बार देखने के लिए मिलता है, ठीक है। इसके अलावा ZIFT, GIFT, इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो बस अगर आप इतना भी पढ़ लोगे ना तो आप बहुत अच्छे से अपने एग्जाम को पास कर सकते हो, ठीक है, यानी कि इस चैप्टर से। इसके अलावा और क्या पूछा जा सकता है, अगला चैप्टर देखते हैं। अगला चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 5, जो कि है आपका वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत का। तो ये अगर आप देखोगे तो इसमें देखो मेंडल जी के वंशागति के नियम, प्रभाविता का नियम आप याद रखना है, वियोजन, स्वतंत्र अपवहन का नियम, तीनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। मेंडल के वंशागति के नियम के अपवाद, अपवाद आपको पता है ना, इसमें आपका कुछ भी आ सकता है, आपका या तो अपूर्ण प्रभाविता पूछा जाएगा, या फिर इसमें आपका सह प्रभाविता पूछा जाएगा, या फिर इसमें आपका क्या पूछा जाएगा, सहलग्नता के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, या फिर आपका सिंपल सी पुनर्संयोजन क्या होता है, यही आपके पास डेफिनेशन दी जाती है ना, पुनर्संयोजन क्या होगा, ये चारों देखने हैं। बहुत ही छोटे छोटे से डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, बहुत ही कम टाइम में, 1 घंटे का चैप्टर है, बस खत्म, ठीक है। बहुजीनी वंशागति क्या होती है ना, जब बहुत सारे जीन एक ही लक्षण को निर्धारित कर रहे हैं, ठीक है, जैसे आपकी त्वचा का कलर है। और ये बहुप्रभाविता क्या होता है, ठीक है, बहुप्रभाविता यानी एक जीन है और बहुत सारे प्रभाव दिखा रहा है, जैसे फिनाइल कीटोनुरिया के केस में आपने देखा। इसके अलावा आप इसमें लिंग निर्धारण है ना, मनुष्य में लिंग निर्धारण से क्वेश्चन आ सकता है, कीटों में आ सकता है, पक्षी में आ सकता है, या फिर आपका मधुमक्खी में आ सकता है। उसके अलावा इंपॉर्टेंट आपका यही है गुणसूत्रीय विकार, आपके या तो मेंडेलियन विकार में आपका हीमोफीलिया, वर्णांधता, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल कीटोनुरिया, थैलेसीमिया पूछा जा सकता है, या फिर आपके पास खासकर गुणसूत्रीय विकार में पूछा जाता है क्लाइनफेल्टर टनल सिंड्रोम या डाउन सिंड्रोम, खासकर डाउन सिंड्रोम पूछा जाता है। तो ये जरूर देख करके जाइए एग्जाम में जाने से पहले। इसके अलावा अगले चैप्टर की बात करें तो चैप्टर नंबर 6 की बात करें, इंपॉर्टेंट है आपका वंशागति का आणविक आधार, ठीक है, जिसमें आपको पता है DNA के बारे में पूछा जाता है। जैसे इसमें इंपॉर्टेंट तो आपके DNA का द्विकुंडलन मॉडल जो कि वॉटसन और क्रिक जी ने दिया था। इसके अलावा आपके पास DNA प्रतिकृति पूछा जा सकता है, DNA पैकेजिंग से आपके क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में बन सकते हैं। इसके अलावा अनुलेखन 5 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा, या अनुवादन, अनुलेखन में जब DNA से RNA बन रहा है तो उसके तीनों स्टेप आपको पता होने चाहिए। अनुवादन के 5 स्टेप पता होने चाहिए आपको, किस कैसे कैसे ये क्रिया होती है। इसके अलावा RNA या RNA के प्रकार पूछे जा सकते हैं, या क्लोवर लीफ मॉडल आपसे पूछा जाएगा, tRNA की संरचना,
ठीक है। अनुवांशिक कूट, इसकी खासकर आपसे विशेषता पूछी जाती है। ऑब्जेक्टिव में तो क्वेश्चन बनेगा, लेकिन क्या पता विशेषता भी पूछ लिए जाए। इसके अलावा आपका मानव जीनोम परियोजना, लैक ऑपिरॉन, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी आपसे पूछ लिया जाएगा कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र में किया जाता है। तो ये आपको यहाँ पर देखो, बहुत ही छोटा चैप्टर है, 2 घंटे में ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ते हो तो आसानी से आप इन सारे टॉपिक को जरूर पढ़ करके जाइए। एग्जाम में अभी आपके दिन बाकी है, तो ये हर चैप्टर से आप इतने टॉपिक भी तैयार करते हो तो बहुत अच्छे से आपका एग्जाम जाएगा। क्लियर? ठीक है, अगला चैप्टर अगर देखें तो चैप्टर नंबर 7 है, जो कि आपका विकास का चैप्टर है। तो अगर इसकी बात करें तो इसमें क्या है, इसमें आपका देखो खासकर ऑपरिन और हॉल्डेन जीन का सिद्धांत है ना, या रासायनिक विकास का सिद्धांत आपसे पूछ लिया जाएगा। तो वो ऑपरिन हॉल्डेन जी का सिद्धांत है। रासायनिक विकास की अगर जब भी बात आएगी तो ऑपरिन हॉल्डेन जी ने बताया था कि अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थों का निर्माण हुआ। तो इसको सिद्ध जिसने करा है वो मिलर का प्रयोग यहां से पूछा जा सकता है। इसके अलावा या फिर इससे जैव विकास के प्रमाण, अब देखो यहाँ पर या तो आपके पास जैव विकास के प्रमाण में जीवाश्म के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, या फिर इसमें काफी एक बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपका क्वेश्चन है, वो क्या है, समजात अंग और समवृद्धि अंग में अंतर है ना। समजात अंग और जो आपका क्या होता है, समवृद्धि अंग होता है, इसमें कई बार आपको अंग अंतर देखने के लिए मिलता है, बल्कि ये अकेला 5 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है। तो ये आप जरूर देख करके जाइए इन दोनों में अंतर क्या होता है। ठीक है, इसके अलावा डार्विनवाद के 5 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, कौन कौन से, हर जीव अति जनन करता है, फिर अस्तित्व के लिए संघर्ष करेगा, जिनमें विभिन्नताएं होंगी, प्रकृति द्वारा उनका चयन होगा और नई जाति की उत्पत्ति भी उनकी होती है। तो ये 5 पॉइंट अगर आप याद करते हो, 5 हेडिंग आपने याद कर दी तो पूरा डार्विनवाद आपको क्लियर हो जाएगा। और उसके अलावा आपका मानव विकास से आपको याद रखने, क्या पता दीर्घ में पूरा मानव विकास पूछ लिया जाए तो किसके बाद कौन विकसित हुए हैं ये आपको होना चाहिए। तो देखो ये चैप्टर भी आपका बहुत ही छोटा है, तो अगर आप इतने टॉपिक भी तैयार करते हो ना इस चैप्टर से, बहुत अच्छे से आपका एग्जाम चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर बात करते हैं क्या, मानव स्वास्थ्य एवं रोग की, ये भी बहुत ही छोटा चैप्टर है। तो जितने भी रोग आपको बताए गए हैं, चाहे बैक्टीरिया जनित, वायरस जनित, प्रोटोजोआ जनित, हेलमिंथेस जनित, कवक जनित, तो ये मानव के सारे रोग याद रखना। और मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपको हेडिंग बनानी, रोग, रोग कारक, रोग वाहक, प्रभावित अंग, लक्षण, बचाव, ये आपको हेडिंग बना के रखना है। इसी तरीके से कोई सा भी रोग पूछ लिया जाए आप इन हेडिंग के थ्रू ही इनका आंसर दीजिएगा। ठीक, इसके अलावा प्रतिरक्षा तंत्र आपसे पूछा जा सकता है, उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में, या फिर आपका जन्मजात के बारे में, या फिर उपार्जित के अंदर ही तरल संचारी में पूछ लिया जाए तो आपको इम्यूनोग्लोबुलिन का स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है, या फिर आपका कौन सा हो सकता है यहाँ पर कोशिका मध्यावर्ती। तो आपको ये सब याद रखना है। ठीक है, टीकाकरण या एलर्जी के बारे में या स्वप्रतिरक्षा रोग के बारे में पूछा जा सकता है। इसके अलावा देखो जो आपका एड्स रोग है, कैंसर या कैंसर के प्रकार या इसके बचाव, कुछ भी पूछा जा सकता है, या 1-2 आपके ओपियोइड्स ड्रग्स के बारे में, या कैनाबिनॉइड्स या कोका एल्कलॉइड्स, इन ड्रग्स के बारे में पूछा जा सकता है। मतलब ये छोटे छोटे टॉपिक है। ठीक है, ये नहीं कि पूरा आपने पढ़ लिया, ये छोटे छोटे टॉपिक है, इसलिए आप इनको अपने जरूर आप इनको देख करके जाइए एग्जाम में जाने से पहले। ठीक है, इतना बड़े टॉपिक नहीं है कि आपको याद ही करना है, ये देख के जाना है बस। इसके अलावा आपका देखो ये इंपॉर्टेंट है कि आप जब आप प्रोटोजोआ जनित रोग पढ़ोगे मलेरिया के बारे में, तो उसका प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र भी कई बार आपके पूरे 5 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये जरूर इस चैप्टर से पढ़ करके जाइए। बस इतने से टॉपिक है, आपको यही तो पढ़ना है। क्लियर? चलिए, इसके बाद अगर हम 9वें चैप्टर की बात करते हैं, खाद्य उत्पादन में कार्यनीति वृद्धि। खाद्य उत्पादन को कैसे बढ़ाया जा सकता है भाई, अगर पशु प्रजनन कराना है तो इसमें जैसे आपका अंतः प्रजनन, बाह्य प्रजनन में अंतर, या फिर इनकी टिप्पणियां पूछ ली जा सकती है। इसी के अलावा आपके पास या तो डेयरी फार्म पूछ लिया जाएगा, ठीक है, या फिर आपके पास कुक्कुट फार्म पूछ दिया जाएगा, कुक्कुट फार्म। ठीक है, तो मैंने आपको जो हेडिंग बताई है ना कि आप पहले लिखोगे कि नस्ल हमें चूज करनी है, फिर उनके भोजन की व्यवस्था, ठीक है, उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था, उनके उचित आवास, देखभाल, निरीक्षक, ये उनके उत्पाद के भंडारण, स्वास्थ्य, ये सब आपका हेडिंग के अंदर आपको लिखना है। ठीक है, या फिर मत्स्य पूछ लिया जा सकता है, मत्स्य, या फिर इसमें क्या पूछ लिया जाएगा, मधुमक्खी। अब आप सोचोगे बहुत बड़ा है, बहुत ही छोटे छोटे है भाई, ये पॉइंट सारे छोटे छोटे हैं। ठीक है,
पादप प्रजनन की हेडिंग इंपॉर्टेंट है, वो आपको पूछ लिया जाएगा कि पादप प्रजनन में हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या करते, कैसे करवाते हैं, तो ये पूछ लिया जाएगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ऊतक संवर्धन और एकल कोशिका प्रोटीन है, तो ये जरूर देख करके आइए। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक है, आप पढ़ोगे तो बहुत ही कम समय लेगा ये आपका, ठीक है। तो ये एग्जाम में जाने से पहले आपको इस चैप्टर के ये टॉपिक को जरूर देखना है। इसके अलावा 10वें चैप्टर में आ जाए तो मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव की बात करते हैं कि मानव कल्याण में अब सूक्ष्म जीव आपको रोग पहुंचा रहे, लेकिन ऐसे सूक्ष्म जीव भी है जो आपको फायदा दे रहे थे। जैसे आपने देखा था ना, सूक्ष्म जीव का उपयोग हम क्या कर रहे थे, जैसे कृषि क्षेत्र में या फिर घरेलू क्षेत्र में, ठीक है। चिकित्सा क्षेत्र में सूक्ष्म जीव तो नहीं था, लेकिन वहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव था, है ना, चिकित्सा क्षेत्र में भी था भाई आपका, ठीक है। परजीवी जंतु सॉरी इस चैप्टर में नहीं है, उद्योगों में क्या उपयोग होता है, ठीक है। इसके अलावा बायोगैस का निर्माण सूक्ष्म जीव की सहायता से कैसा हो रहा है, ये खासकर वहित मल जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा जैव नियंत्रण और जैव उर्वरक, या तो इन दोनों में से एक आ सकता है कि जैव उर्वरक क्या होते हैं या जैव नियंत्रक क्या होंगे, आपको एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर आंसर देना है। तो यहाँ से तो आपकी जैसे इनमें टिप्पणी आ सकती है। वहित मल उपचार में कि प्राथमिक उपचार क्या होता है, या आपसे पूछ लिया जाएगा द्वितीयक उपचार क्या होगा, या आपसे पूरे 5 नंबर में पूछ लिया जाएगा कि वहित मल उपचार में टिप्पणी लिखे, तो आपको लिखना पड़ेगा। तो इसलिए आप इस चैप्टर को जब पढ़ोगे तो ये टॉपिक जरूर देख लीजिएगा। बायोगैस का निर्माण क्या होता है, बायोगैस कौन सी होती है, ये जरूर देख लीजिएगा अपने एग्जाम में जाने से पहले, ठीक है। अगला अगर देखें तो 11वां है, 11वां आपका है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत और प्रक्रम। तो जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत क्या और इसके कौन कौन से प्रक्रम है। तो जैव प्रौद्योगिकी बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत ही छोटा। इसके सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। सिद्धांत 2 सिद्धांत पर काम करता है, एक आनुवांशिक और एक रासायनिक, ठीक है। तो ये दोनों ध्यान रखना, आनुवांशिक अभियांत्रिकी और रासायनिक अभियांत्रिकी। दूसरा है आपका जैव प्रौद्योगिकी के साधन। जैसे आपको यहाँ पर टिप्पणी पूछ ली जाएगी कि प्रतिबंधन एंजाइम्स क्या होते हैं, या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि वाहक क्या होता है, ठीक है, प्लाज्मिड क्या है, या PBr 322 की संरचना कैसी है, क्लियर। और इसके अलावा आपसे पैलिंड्रोमिक क्या होता है, ये सब पूछ लिया जाएगा, छोटी छोटी टिप्पणी है। इसके अलावा पूरा प्रक्रम भी पूछ लिया जाएगा कि जैव प्रक्रम को उदाहरण की जैव प्रक्रम को समझाइए। तो आपको पता है ना, पहले DNA का विलंघन करा, फिर DNA को काटना यानी उसका खंडन कर देना, फिर उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करना, उसके बाद क्या कर दिया जाएगा, आपके जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद हमें क्या मिल गया, वांछित जीन, उसको वाहक के साथ जोड़ दिया, फिर परपोषी कोशिका में डाल दिया। और यहाँ पर ध्यान रखना, आपका PCR भी पूछ लिया जा सकता है, ठीक है। PCR यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या होती है। यहाँ पर बड़े बड़े उत्पाद के लिए हम क्या करते हैं, बायोरिएक्टर का उपयोग करते हैं। तो बायोरिएक्टर का या तो डायग्राम पूछ लिया जाएगा या इस पे टिप्पणी पूछ ली जाएगी। तो मतलब कि ये इस चैप्टर से आप ये टॉपिक जरूर तैयार कर लीजिए। इसके अगला जो आपका है वो है जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग क्या क्या होते हैं। तो उपयोग में देखो, एक पेज का ही ये पूरा का पूरा चैप्टर है, बस उपयोग है कि किस किस क्षेत्र में हमने जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करा। तो भाई कृषि क्षेत्र में हमने कैसे करा, कीट प्रतिरोधी पादप तैयार करके। यहाँ पर खासकर आपको बीटी विष के बारे में वो पता होना चाहिए, बीटी कपास क्या होता है, ठीक है, तो ये क्या होती है, बीटी फसलें क्या होती है। यहाँ से इसी तरीके से सबके आंसर एक ही आएंगे, सबके बैसिलस थ्यूरिन जेनेसिस है, उसका जीन प्रवेश करा दिया। तो ये ध्यान रखना है। जीन चिकित्सा वही जो 4 वर्षीय लड़की में कराई थी ना, हम दोषपूर्ण जीन को हटाकर अच्छे जीन को प्रवेश कराते हैं। आणविक निदान में जैसे आपका PCR हो गया, एलाइजा परीक्षण हो गया, क्लियर। और जैव पेटेंट क्या है, और ये क्या है, बायोपायरेसी, तो हम क्या करें, चोरी कर रहे हैं। और जैव पेटेंट क्या है, सरकार से अपने बनाए हुए उत्पाद पर हम एक अधिकार प्राप्त करते हैं। तो ये आप देखिए, इस चैप्टर से इतने ही आपको टॉपिक पढ़ के जाना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है। मैं आपको इतना इजी बता रही हूँ, अगर आप 1-2 दिन में भी इसको कवर कर लोगे तो आप बहुत अच्छे बायो में नंबर लेकर के आ सकते हो, इतना ईजी है, ठीक है। लेकिन पढ़ने वाले बच्चे के लिए कि अगर आप पढ़ना चाहो। अगला देखो जीव और समष्टि है, इसमें देखो अजैविक कारक भी, जैसे आपका तापमान पूछ लिया जाएगा, जल, प्रकाश, खासकर तो तापमान ही है तो वहां से पूछ लिया जा सकता है। इसमें देखो अनुकूलन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट यहाँ पर अनुकूलन। और ये जो पारिस्थितिक अनुक्रिया होती है ना, कि सहोपकारिता क्या होता है, सहभोजिता क्या है, परजीविता, परभक्षण, स्पर्धा, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। अनुक्रिया, पारिस्थितिक अनुक्रिया इंपॉर्टेंट है, और अनुकूलन जो है ये इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये जरूर पढ़ करके जाइए, ठीक है, ये इतना ध्यान रखना है। इसके अलावा आपका 14 चैप्टर आता है। ये जो 14वां चैप्टर है ये है आपका परितंत्र का।
तो भाई अगर आपको परितंत्र की संरचना पता है तो पूरा का पूरा चैप्टर ही आपका कवर है। तो जरूर परितंत्र की संरचना आपको पता होनी चाहिए। भाई उत्पादकता, जिसमें प्राथमिक द्वितीयक उत्पादकता आती है। भाई आपसे क्या पता पूरे अपघटन की क्रिया पूछ ली जाए, है ना, पहले क्या हो रहा है, विखंडन, निक्षालन हो रहा है, फिर आपने देखा था उसके बाद अपचयन हुआ, फिर ह्यूमिनिफिकेशन हुआ, फिर खनिजीकरण हुआ। तो इस तरीके से मृत जीव शरीर का शरीर से खनिज प्राप्त किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा ऊर्जा प्रवाह का, दक्षता का नियम पूछ लिया जाएगा, ठीक है, या फिर खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर खाद्य पिरामिड भी याद रखना है, खाद्य पिरामिड भी पूछा जाता है, तो ये भी ध्यान रखना है। खाद्य पिरामिड की बात करें, ठीक है, तो इसमें 3 प्रकार के पिरामिड बनते हैं, जैव संख्या का, जैव भार का, और तीसरा कौन सा होता है आपका, जैव संख्या, जैव भार और ऊर्जा का पिरामिड बनता है। तो ये जरूर देख लीजिए। पोषण चक्र में आपका या तो कार्बन चक्र होगा या फिर फास्फोरस चक्र होगा, नाइट्रोजन चक्र भी पूछा जा सकता है, क्या पता, ठीक है। तो ये जरूर पढ़ करके जाइए, बहुत ही इजी है, इतना ज्यादा नहीं पढ़ना है, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना आपको, बस टॉपिक मैंने आपको बता दिए। जब आपको टॉपिक पता है तो आप इजीली आप इन सारे के सारे टॉपिक को जब पढ़ोगे तो आपकी एक बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी अपने बायोलॉजी के लिए, ठीक है। इसके अलावा 15वां चैप्टर तो वैसे ही इंपॉर्टेंट है ना, इसमें आपके जैव विविधता और उसका प्रकार से पूरा क्वेश्चन बन जाता है, या इसी में केवल टिप्पणी पूछ ली जाएगी, जातीय विविधता क्या होती है, अनुवांशिक विविधता, ठीक है, ये टिप्पणियां पूछ ली जा सकती है, ठीक। जैव विविधता के क्षति के कारण कई बार आया है, जैव विविधता किस तरीके से क्षति हो रही है, इसका क्या महत्व होता है जैव विविधता का, और हम इसका संरक्षण कैसे कर सकते हैं। तो स्वस्थानीय बाह्य स्थानीय संरक्षण में चाहे हॉटस्पॉट हो, राष्ट्रीय उद्यान हो, या फिर आपका जंतु उद्यान हो, या फिर क्रायो प्रिजर्वेशन हो, ये टिप्पणी के रूप में आपके पास क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसके अंदर जितना भी है आप जरूर पढ़ करके जाइए, बहुत ही छोटा सा 1 पेज का 2 पेज के आपके पूरा चैप्टर है, आप अगर पढ़ के जाओगे तो आसानी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं आपका लास्ट, ठीक है, लास्ट जो चैप्टर है वो है आपके पर्यावरण के मुद्दे। तो पर्यावरण के मुद्दे में आपका वायु प्रदूषण तो है, देखो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, आप इन सभी के कारणों को लिख सकते हो, लेकिन नियंत्रण लिखना है। जैसे वायु प्रदूषण का नियंत्रण के जो उपाय थे ना, उत्प्रेरक, परिचालक का या वैद्युत अपक्षेपण का या मार्जक का उपयोग करके, तो ये आपको इस तरीके से पता होना चाहिए। जल प्रदूषण में आपने जैव आवर्धन देखा था, जैसे डीडीटी की मात्रा होती है ना, जो सबसे ऊपर वाला स्तर होता है उसमें बहुत ज्यादा होती है, तो ये इस तरीके से। सुपोषण क्या होता है, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण, हरित गृह प्रभाव इंपॉर्टेंट है ना, किस तरीके से आपके पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ रहा है। ओजोन का अपक्षय किस प्रकार से हो रहा है। वन उन्मूलन, तो भाई वनों का कटान आपका वन उन्मूलन कहलाता है। तो आपने यहाँ पर देखा, मैंने आपको बहुत ही कम समय में आपके 16 के 16 चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए हैं, जहां से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे, जहां से आपके लघु उत्तरीय क्वेश्चन बनेंगे और जहां से आपके दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन बनेंगे। अगर आप अपने एग्जाम के लिए इतने भी टॉपिक को तैयार करके जाते हो तो आप लोग अपने एग्जाम में बायोलॉजी में 95+ नंबर लेकर के आ सकते हो। लेकिन जिस बच्चे ने मेहनत करी होगी वही बच्चा, ठीक है। बस अगर आपने टॉपिक देख लिया और उसके बाद कुछ नहीं करा तो फिर कुछ नहीं होगा। लेकिन एग्जाम से पहले इसके अंदर सारे टॉपिक अगर आप अच्छे से पढ़ करके जाओगे तो आपके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी होगी। तो इतने कम समय में मैंने आपको ये टॉपिक बता दिए। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम में जाने से पहले इन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को जरूर पढ़ करके जाइए और 95+ बायोलॉजी में अपने नंबर लेकर के आए। बाकी आप सभी को आपके एग्जाम के लिए, आपके बायोलॉजी के एग्जाम के लिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, आपकी प्रिपरेशन के लिए ऑल द बेस्ट। आप सभी के लिए यही आशीर्वाद है मेरा कि आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा से जाए, आप सभी बहुत अच्छे अंकों से पास हो जाए, और उसके लिए आपको मेहनत करनी है और मेहनत भी कीजिए, ठीक है। और मिलती हूँ आपको इसी तरीके की अगली वीडियो के साथ। अगर आप चाहते हो कि इन सभी का सॉल्यूशन में लेकर आऊँ तो कमेंट कर लीजिए 500+, और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।